हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो डेली टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, आज उसका 23वां टेस्ट है और आज के इस टेस्ट में हम यूनिट नंबर 3 के टॉपिक भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभावों के विषय में बात करेंगे। इस टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 25 रहने वाली है और सारे के सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शाम को भी एक और टेस्ट सीरीज आपकी चलती है जो सामाजिक अध्ययन के टीचिंग मेथड से संबंधित है, यूनिट नंबर 11 और 12 से 8:30 बजे अपने उस टेस्ट की बात किया करते हैं। 8:30 बजे आपको जो है टीचिंग मेथड का पहला टेस्ट कल मिल चुका है, दूसरा टेस्ट है वो आज होगा दोस्तों। रेगुलर इसी प्रकार से ये कार्यक्रम जो है आपका चलता रहेगा। इसके अलावा इन क्लासेस की जो इन टॉपिक्स की आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर के उनको देख सकते हैं और अपने सिलेबस को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टॉपिक को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द जो है इसका प्रयोग किया जाता था, यानी इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ऑप्शन है 1 नंबर भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए, दूसरा है ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, और चौथा ऑप्शन है भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर दोस्तों, यानी भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द जो है इसका प्रयोग किया जाता था दोस्तों। तो दोस्तों 1 नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, दूसरा जो हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों के विकसित न होने का क्या कारण था। देखिएगा, ब्रिटिश शासन जब था उस समय भारत में उद्योग विकसित नहीं हो पाए थे, हमें बताना है उसका कारण क्या था। और विकल्प जो हमारे पास में है, भारी उद्योगों का अभाव था, विदेशी पूंजी की कमी थी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, या फिर धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दी गई थी दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, यानी धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दी गई थी। तो दोस्तों उस समय जो धनिक वर्ग था यानी इन्वेस्टर जो था वो इन्वेस्ट कर रहा था उद्योग धंधों की बजाय भू संपत्ति के अंदर, क्योंकि वहाँ से उससे ज़्यादा लाभ भी मिल रहा था दोस्तों। उसको वरीयता देने के कारण जो है उद्योगों का विकास यहाँ पर नहीं हो पाया था दोस्तों। अगले प्रश्न की अपनी बात करें, तीसरा हमारा प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था दोस्तों इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास में वेलेजली, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड डफरिन। देखिएगा दोस्तों ये एक भू राजस्व की व्यवस्था थी, हमें बताना है कि इसको किसने शुरू किया था। इस टॉपिक में यही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिएगा बात है 1793 की। 1793 के अंदर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की एक व्यवस्था शुरू की जिसे हम स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। ये नाम आपने सुना होगा, स्थायी बंदोबस्त। किसकी बात कर रहे हैं? स्थायी बंदोबस्त की। इसे ही इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, इसे आप जागीरदारी भी कह सकते हैं, इसे आप मालगुजारी भी कह सकते हैं, कई नाम इसके आते हैं दोस्तों। इसे बिस्वेदारी भी कह सकते हैं। ये जो सारे नाम हैं इस एक ही व्यवस्था की है दोस्तों। और ये व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? तो ये व्यवस्था शुरू की गई थी बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, और यूपी में विशेषता आप ले सकते हैं वाराणसी तक के क्षेत्र में इसे लागू किया गया था। उस समय का जो ब्रिटिश भारत था उस ब्रिटिश भारत के 19% पर यह लागू की गई थी दोस्तों। और इसमें किया जाता क्या था कि इसमें एक जमींदारों का वर्ग तैयार किया गया, जमींदार वर्ग को तैयार किया गया। ये जमींदार ही हुआ करता था भूस्वामी, यानी इस व्यवस्था में भूस्वामी कौन हो गया? जमींदार हो गया दोस्तों। और इसे ही लगान लेना था। और ये जो लगान हुआ करता था उसका 10/11 भाग तो किसको देता था? कंपनी को देता था। और 1/11 भाग जो है वो कौन रखता था? स्वयं रखा करता था दोस्तों। और इस प्रकार से ये जो छोटे पूंजीपति थे जो कि जमींदार बन गए थे दोस्तों, इस प्रकार से ये व्यवस्था लागू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, जिसे
हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर देखिए शासन चलाने के लिए कुछ फिक्स इनकम की आवश्यकता थी, इसलिए इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। आगे अपनी बात करते हैं चौथे प्रश्न की, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था। ऑप्शन है हमारे पास में, जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, तीसरा है भू राजस्व का निर्णय करना, और चौथा जो ऑप्शन है हमारे जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है भू राजस्व का निर्णय करना। क्या है, भू राजस्व का निर्णय करने के लिए जो है इसे लागू किया गया था। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की ही बात है, 1790 में एक 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में इसे लागू किया गया था। दोस्तों जो स्थापित होती है 22 मार्च 1793 की, जिसमें स्थायी बंदोबस्त का उसे रूप दे दिया जाता है। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट के रूप में ये स्थापित होती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये जो व्यवस्था थी 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में शुरू की गई थी दोस्तों 1790 के अंदर। लेकिन जो सही बात अपने करते हैं 1793 के अंदर जो है ये परमानेंट सेटलमेंट यानी भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त के रूप में ये प्रारंभ होती है। और इसको बिहार में लागू करने का मुख्य कारण था कि कंपनी को एक भू राजस्व की निश्चित राशि तय हो जाए, भी हमारे पास में इतना तो आना ही आना है दोस्तों, इसलिए इसे लागू किया गया था। दोस्तों ये एक प्रकार से आप इसको क्या कहेंगे, ये स्थायी बंदोबस्त ही तो है ना, परमानेंट बने स्थायी सेटलमेंट बने बंदोबस्त, ये उसी को कहा गया है। दोस्तों अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। पांचवा जो हमारा प्रश्न है वो है यहाँ रिक्त स्थान में हमें बताना है कि मैं बंगाल और बिहार में किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा दिया गया था। दोस्तों 1885 में, 1886 में, 1889 में या फिर 1900 में। दोस्तों तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1885। देखिएगा दोस्तों 1793 की बात अभी भी अपने कर ही रही हैं। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसने जमींदारों को कई अधिकार दिए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की डिमांड और बढ़ने लगी, भूमि मालिकों ने किरायों में थोड़ी बढ़ोतरी और कर दी, तो इस समय किसानों का विद्रोह भी था। इसलिए इसी बीच जो बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार के अंदर बंगाल किराएदारी अधिनियम, कौन सा अधिनियम था, बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 के द्वारा जो है भूमि मालिकों यानी जमींदार और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित करने का कार्य किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या होगा, 1885। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। ऑप्शन है हमारे पास में, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, अलेक्जेंडर थे, रीड थे या फिर टॉमस मुनरो थे। इनमें से हमें बताना है केवल एक सही है, एक और तीन सही है, दो और तीन सही है या फिर एक दो तीन सही है। दोस्तों तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 2 और 3 सही हैं, यानी अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो का जो संबंध है वो रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। देखिएगा दोस्तों रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है ये भू राजस्व वसूली की ही एक नई प्रणाली थी, जिसे अलेक्जेंडर रीड की अपनी बात करें तो रीड ने 1792 में इसे तमिलनाडु के 12 महल में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। टॉमस मुनरो की अगर बात करें, टॉमस मुनरो की बात करें तो इन्होंने 1809 में इसे कुछ क्षेत्रों में और लागू किया। 1820 में जब वो मद्रास के गवर्नर बने तो मद्रास के अंदर इसे लागू किया गया, और उसी के शिष्य देखिए जो एल्फिंस्टन था उसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसे लागू किया गया था। दोस्तों तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लगभग 51% क्षेत्र पर इसे लागू किया गया था। कितने क्षेत्र पर, 51% भाग पर लागू किया गया था, जिसमें था मद्रास, बम्बई का कुछ भाग था, इसके अलावा पूर्वी बंगाल जो है वहाँ पर भी लागू किया गया था, असम और कुर्ग के अंदर जो है इसे लागू किया गया था। दोस्तों
ये प्रत्यक्ष रूप से देखिएगा जो किसान हुआ करता था, इसके अंतर्गत क्या था, रैयत का मतलब होता था किसान, यानी किसान को डायरेक्ट ही भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया और वो डायरेक्ट जो है सरकार को टैक्स दिया करता था। यहाँ पर रैयत का अर्थ है आप किससे लेकर के चलते हैं, किसान से लेकर के चलते हैं। ये किसानों से टैक्स वसूलने की एक व्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों, क्योंकि देखिएगा दक्षिण भारत के अंदर जो है इतने उनको जमींदार नहीं मिल पाए थे, इसलिए उन्होंने जो समझौता किया वो डायरेक्ट किसानों के साथ में किया था। दोस्तों अगले प्रश्न की अपनी बात करते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। दोस्तों नंबर 1 है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। दोस्तों इसमें से कौन सा सही है, केवल एक सही है, 1 व 2 सही है, 1 2 3 सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है तीनों ही, ये कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों देखिएगा दोस्तों दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंड और बड़े जमींदार नहीं थे दोस्तों, इसीलिए उनके अभाव के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। अभी हमने बात भी की है इसके लिए। रीड और मुनरो 2 व्यक्तियों का नाम जो है विशेषतः उल्लेखनीय अपने मान के चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो किसान है उसी को मालिकाना हक दिया जाता था और वो डायरेक्ट सरकार को टैक्स दिया करता था। कर का निर्धारण करने के लिए पहले भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और भूमि सर्वेक्षण के बाद में लगान के लिए किसान और सरकार के बीच में एक समझौता होता था। किसान को सहमति के बाद में उसे पट्टा दे दिया जाता था। क्या देते थे, पट्टा दे दिया जाता था, जो उस पर देखिएगा निजी संपत्ति का एक प्रमाण मान करके चलते थे। तो यहाँ पर देखिएगा पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा कथन भी सही है। दोस्तों तो ये तीनों कथन जो है हमारे बिल्कुल सही हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास में जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा या फिर महालवाड़ी प्रथा या दहसाला प्रथा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर आप बिल्कुल सही बताएंगे, अभी हमने बात भी की है, इसका सही आंसर है रैयतवाड़ी प्रथा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां हमारा प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1835 में, 1837 में, 1839 में और 1841 में। दोस्तों तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 1839। 1839 में असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी प्रारंभ की गई थी। दोस्तों ये 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ में इंग्लैंड में स्थापित की गई थी और इसका जो है असम के अंदर देखिए मुख्यालय था। द असम कंपनी के नाम से इसे प्रारंभ किया गया था और यही भारत की सबसे पुरानी कंपनी है और आज भी ये कार्यरत है। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, 10वां दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है। दोस्तों ये काफ़ी हमारे लिए दादा भाई नौरोजी वाली बात इंपॉर्टेंट है। ड्रेनेज थ्योरी के नाम से अपने जानते हैं। ये क्या कहते थे, देखिएगा पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके अंदर इन्होंने इसके विषय में बात कही थी। और भी पत्र भी थे, इनके पत्रिकाएं थी, पुस्तकें थी जिनके अंदर इन्होंने इस विचार को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है हमारे पास में, देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा था। दूसरा है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है, साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण में ब्रिटिश उद्योगपतियों को भारत में निवेश के अवसर दिए जाते थे। और चौथा है, भारत में ब्रिटिश सामान का आयात किया जाता था और यूं देश को दिन प्रतिदिन अधिकाधिक गरीब बनाया जाता था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, यानी कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग या कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। दोस्तों यहाँ कहने की बात ये थी जो कि बहिर्गमन या अपवाह या ड्रेनेज थ्योरी में बताई गई थी, राष्ट्रवादी परिभाषा थी कि भारत से धन संपत्ति और माल को इंग्लैंड में हस्तांतरित किया जाता था लेकिन उसके बदले भारत को कोई भी आर्थिक, वाणिज्यिक या भौतिक लाभ नहीं होता था। दोस्तों इसे ही धन के बहिर्गमन का सिद्धांत कहा गया था। दोस्तों किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। आर्थिक दोहन का सिद्धांत भी कहते हैं, निकास का सिद्धांत भी कहते हैं, किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट अपने मान के चलते हैं, या तो ये इंपॉर्टेंट है या फिर जो स्थायी बंदोबस्त या देखिए रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये जो व्यवस्थाएं हैं इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा
ज़्यादा है या फिर विउद्योगीकरण है या अनुद्योगिकीकरण है, वो आपसे पूछा जा सकता है। ये 4-5 बातें ही हैं जो इस टॉपिक में शामिल होती हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, हमारे लिए अगला प्रश्न है, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन है हमारे पास में बीजी तिलक, दादाभाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ये विचार दिया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति बिल्कुल घिनौनी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां जो हमारा प्रश्न है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। क्या परिणाम हुआ था दोस्तों, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास में, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि होगी, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हो गई, भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण हो गया या नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो गई दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण हुआ। ये क्या था, यानी कृषि का वाणिज्यिकीकरण हुआ, अनौद्योगिकीकरण हुआ, किसानों पर टैक्स बढ़ाए गए। ये सारे जो चीज़ें थी एक प्रकार से भारत को लूटने के लिए ये पूरी तरह से चलाया गया कार्यक्रम था। देखिएगा 1813 की बात करें, 1813 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है चार्टर एक्ट के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और जो नीति अपनाई गई थी वो थी मुक्त व्यापार की नीति। कौन सी नीति अपनाई गई थी? मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया। और इस समय देखिएगा औद्योगिक क्रांति जो थी वो भी अपनी उफान पर थी। तो इस समय इंग्लैंड में जो उद्योग थे उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें सस्ते और कच्चे माल की आवश्यकता थी। और भारत जो है कच्चे माल का उत्पादन करने वाला इस समय एक अच्छा देश माना जाता था और वो केवल और केवल कच्चे माल का उत्पादन करने वाला देश बन करके रह गया था दोस्तों। इसलिए भारत में पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाया गया, नई लगान नीति थी। अब किसान को भी क्या था, नई जो उसने देखिएगा लगान नीति को देखा तो उसे ये महसूस हुआ कि नगद की आवश्यकता है, तो उसने उन्हीं फसलों को उगाना शुरू कर दिया जिसे बेच करके आसानी से नगद प्राप्त किया जा सके, जिसका क्रय विक्रय हो सके दोस्तों। इससे पहले किसान जो उन्हीं फसलों को उगाता था जिन्हें स्थानीय स्तर पर उसे आवश्यकता होती थी। इसके बाद में देखिएगा चाय, रबर, कॉफ़ी, नील, रेशम, जूट, तंबाकू, इन फसलों की बात करें, ये जो वाणिज्यिक फसलें हैं इनका उत्पादन जो है वो प्रारंभ हो गया था दोस्तों। और ये ब्रिटिश पूंजीवाद की पहली पसंद भी थी और उनको आवश्यकता भी इसी चीज़ की थी। तो इस प्रकार से जो है भारतीय कृषि का क्या हो गया, वाणिज्यिकीकरण हो गया था दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था जो 1870 तक घटकर कितना रह गया था दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है रीट के एग्जाम में, 12, 13, 8 या फिर 3। तो दोस्तों आश्चर्यजनक है, इस प्रश्न का जो आंसर था वो था 3। अगले प्रश्न की बात करें, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह या फिर शुल्क मुक्त व्यापार। तो दोस्तों ये भी रीट का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है शुल्क मुक्त व्यापार। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति का उद्देश्य क्या था दोस्तों? क्या हो सकता है लूट खसोट के सिवा? लेकिन फिर भी देखते हैं ऑप्शन हमारे पास में क्या है। भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की स्थापना, भारतीय हस्तशिल्प तथा कुटीर उद्योग की वस्तुओं के इंग्लैंड निर्यात पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाना, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना हेतु तो ब्रिटिश पूंजी का भारत को निर्यात करना, भारतीय कच्चे माल के इंग्लैंड को निर्यात और ब्रिटिश तैयार वस्तुओं के भारत आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है ये है चौथा, मुक्त व्यापार नीति, यानी निर्यात जो यहाँ से तो कच्चा माल जो आसानी से इंग्लैंड में निर्यात किया जा सके और ब्रिटिश तैयार वस्तुएं हैं वो भारत में आ सके, आयात पर लगे ये प्रतिबंध हटा दिए जाएं, यानी कुल मिलाकर के इंग्लैंड का ही इसमें फ़ायदा था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों के कारण किस काल में अनौद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी दोस्तों? 1600 से 1757, 1757 से 1813, 1813 से 1860 या फिर 1860 से 1947। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा अपने इसको मान करके चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा भूमि कर वसूली का अधिकार अधिकतम कीमत लगाने वाले व्यक्ति को सौंपना किसके समान था? विजयनगर की पॉलीगर प्रणाली के अनुसार, दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली के अनुसार, मुगलों की जागीर प्रणाली के अनुसार या फिर मुगलों की इजरा प्रणाली के अनुसार था। तो दोस्तों ये समान था मुगलों की इजरा प्रणाली के। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर दोस्तों। जैसे इसमें हुआ करता था वैसा ही वॉरेन हेस्टिंग्स की भूमि कर वसूली में होता था। बात करें अगले प्रश्न की। 18वां हमारा प्रश्न है, कृषिगत जनसंख्या से कृषि मजदूरों का अनुपात जमींदारी क्षेत्रों में अधिकतम और रेत वाले क्षेत्रों में न्यूनतम था।
महलवाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम, जमींदार क्षेत्रों में न्यूनतम था। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम, जमींदारी क्षेत्रों में न्यूनतम था। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में अधिकतम और महलवाड़ी क्षेत्रों में न्यूनतम था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है रैयतवाड़ी क्षेत्रों में ये अधिकतम था और महलवाड़ी क्षेत्रों में ये न्यूनतम था। दोस्तों इस प्रश्न को याद रखिएगा अच्छे से। अगला जो हमारा प्रश्न है 19वां, अंग्रेजों द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के नष्ट किए जाने का परिणाम नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा, नहीं हुआ ये बताना है हमें। ऑप्शन है शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में कमी और उनकी बर्बादी, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय, बेरोजगारी में बढ़ोतरी या कृषि में भीड़भाड़। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय, ये नहीं हुआ था। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, हस्तशिल्प उद्योगों को जब नष्ट कर दिया गया तो क्या हुआ, शहरों और नगरों की जनसंख्या में कमी और उनकी बर्बादी हो गई थी। दोस्तों बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो गई थी। दोस्तों कृषि में भीड़भाड़ जो है वो हो गई थी। दोस्तों तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय किसी भी प्रकार से नहीं हुआ था। दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में कौन सा एक पौधारोपण उद्योग नहीं हुआ करता था, नील, चाय, कॉफी या फिर शोरा। कौन सा पौधा भारत में नहीं होता था, तो शोरा का जो है उद्योग यहाँ पर नहीं था। दोस्तों कृषि उद्योग नहीं था। अगले प्रश्न की बात करें, अगला हमारा प्रश्न है महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूली हेतु राजस्व की इकाई किसे माना जाता था। दोस्तों तो ऑप्शन है जमीन का वास्तविक स्वामी किसान, गांव का जमींदार होता था, गांव या महल होता था, या उक्त सभी होते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है गांव या महल को जो है राजस्व की इकाई मानी जाती थी, वही जो है लगान को एकत्रित करके दिया करता था। दोस्तों आगे अपनी बात करते हैं 22वां, उत्तरी भारत में महलवाड़ी प्रथा लागू करने वाली लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें उत्तरी भारत में भू बंदोबस्त का पिता कहा जाता है वह कौन था। ऑप्शन है RM बर्ड, टॉमस मुनरो, थॉमस रीड या मैकेंजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है RM बर्ड। फैक्चुअल है बिल्कुल, महलवाड़ी प्रथा उत्तरी भारत में इससे यही संबंधित है। अगले प्रश्न की बात करें, भारत में आने वाले प्रारंभिक उद्योगों में कौन सा मशीन पर आधारित उद्योग नहीं था। सूती वस्त्र उद्योग था, जूट उद्योग था, लौह एवं स्टील उद्योग था, कोयला खदान उद्योग था। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है लौह एवं स्टील उद्योग, ये नहीं था, ये हुआ करता था, ये भी था और ये भी था। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, आर्थिक शोषण के अलावा किस कारण से किसान गरीबी और भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। आर्थिक शोषण तो था ही कंपनी के द्वारा, और कौन से कारण हो सकते थे। ऑप्शन है बढ़ती जन्म दर, बढ़ती मृत्यु दर, जनता का बुरा स्वास्थ्य या फिर अकाल की बार बार दुर्घटना। तो दोस्तों साथ साथ प्रकृति ने भी धोखा दिया था, यानी बार बार अकाल की दुर्घटना होती रहती थी, जिसके कारण किसान जो है गरीबी और भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न यानी 25वें प्रश्न के, निम्न में से मिलान करके हमें सही का चयन करना है। स्थायी बंदोबस्त था 19% भूमि पे था, महलवाड़ी के अंतर्गत 30% भूमि थी और रैयतवाड़ी के अंतर्गत जो है 50% भूमि थी। दोस्तों दोस्तों इस प्रश्न का जो चौथा ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी सही है। तो अब आप बता सकते हैं बड़े अच्छे से, क्योंकि पीछे इसके विषय में अपनी बात भी कर चुके हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है उपरोक्त सभी सही है, ये सारी बातें सही हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो संबंधित थे भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव से। कल के टेस्ट में अपने देखेंगे पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार को, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। दोस्तों एक प्रश्न आराम से आने की संभावना है, यहाँ से हो सकता है आ भी जाए, नहीं भी आए, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है और यहाँ से संभावना है थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ से काफ़ी संभावना है और यहाँ से तो आना ही आना है। यानी 12 यूनिट है, लगभग 5 क्वेश्चन जो है आपकी 1 यूनिट से आने की संभावना रहती है। दोस्तों कल के टेस्ट में अपनी बात करेंगे पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार के विषय में। दोस्तों अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही हो, ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, दोस्तों से शेयर जरूर करें ताकि उनको भी लाभ हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप निरंतर हमारे साथ में ही जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपको यहीं पर पूरा सिलेबस उपलब्ध करवा दिया भी गया है और आगे भी प्रोग्राम ये चलता रहेगा। दोस्तों इनकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या tulyars.in जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं कल की क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में, कुछ नए प्रश्नों के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।